हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। आज की क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर की फोर्थ क्लास, दैट इज लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है। दो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी। इस आज की क्लास में लेक्चर नंबर 4 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कवर करेंगे। आज की बात ध्यान से सुन लो, आप नोट कर लो, कहीं भी लिख लो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग समझाती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरह की होती है। मतलब मेटल और लिगेंड आपस में किस तरह से बॉन्डेड होते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो बॉन्डिंग है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, डेटिव बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल और लिगेंड के बीच में? देखो, मेटल और लिगेंड, जो मेटल आपका है, मेटल वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराता है लिगेंड के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह से बनता है। बहुत सिंपल सी बात समझाता हूं। लिगेंड के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पेयर, एक लिगेंड के पास। मोनोडेंटेड लिगेंड की अगर बात करें तो एक लॉन पेयर होता है और वो लॉन पेयर लिगेंड उस लॉन पेयर को मेटल को डोनेट कर देता है। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कहते हैं। इस तरह की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बात समझ में आई? कोई बात नहीं, बहुत डिटेल में चीजों को समझेंगे। सबसे पहले छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में क्या कहती है। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन provides a number of vacant orbitals। vacant orbitals कौन प्रोवाइड करता है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उन इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स समझ लें आप, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लिगेंड लॉन पेयर प्रोवाइड करता है, मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन उनको क्या करता है? अकोमोडेट करता है, ठीक है, अपने पास रखता है। The vacant orbitals of central metal atom or ion undergo a certain type of hybridization। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आपने 11th क्लास में पढ़ी है, जरूर पढ़ी होगी। 11th क्लास में जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन समझाया जाता है। थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं, आपने पढ़ा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, CH4 मॉलिक्यूल होता था, वो नॉर्मल मॉलिक्यूल है। यहां वही कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का कैरी फॉरवर्ड होता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है? वो जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और एज पर रिक्वायरमेंट, लिगेंड को जितने ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है उतने ऑर्बिटल्स, उतने वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? हाइब्रिडाइज होते हैं। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वैकेंट रहते हैं और क्या होता है उसमें? जो लिगेंड्स के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो वहां पे आ जाते हैं और बॉन्डिंग हो जाती है। बात समझ में आ गई? दो बातें हैं, मेटल
वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा लिगैंड के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए। और वो कौन से वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे? जो वैकेंट ऑर्बिटल नॉर्मल वाले नहीं, वो वैकेंट ऑर्बिटल्स जो अवेलेबल हैं सेंट्रल मेटल एटम के पास लिगैंड के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने से पहले, वो हाइब्रिडाइज भी होते हैं। और वो देखना पड़ता है कि कितने लिगैंड्स हैं, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये भी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सीखना है। ठीक है, व्हेन लिगैंड्स अप्रोच द सेंट्रल मेटल एटम, the vacant hybrid orbitals of central metal atom overlap with the orbitals of ligand। ये बॉन्डिंग का तरीका है। जो बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं, तो वो ओवरलैपिंग वहां पे होती है। तो ये बहुत मतलब बहुत सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे समझाई है, यहाँ बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, जिससे कि आपको जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो समझ आ सके। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ मैंने यहाँ पे लिख के नहीं रखा है। ठीक है, और लिख के क्यों नहीं रखा है? क्योंकि जो एग्जाम्पल से हम चीजें समझ लेते हैं वो लिखने से या पढ़ने से हमको समझ में नहीं आएगी। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यहां पे करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं और वहां समझते हैं चीजों को कि किस तरह से चीजें होती हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या, यहां पे कॉम्प्लेक्स आयन ले लिया, इसी की वजह से तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। मतलब कहने का ये है कि CONH3 पॉजिटिव हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आयन है और इसमें हमने बॉन्डिंग को समझना है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं किस तरह आपको चीजों को समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मानता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा मेटल और लिगैंड के बीच में। किस तरह बनेगा, क्या क्या चीजें देखनी है, यहां पे हम सीखेंगे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जुड़ी हुई सारी चीजें मैं यहां पे आपको बता दूंगा। इसलिए मैंने पोस्टुलेट भी बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं ना लिखे हैं ना आपको मैंने बताए हैं। यहां एग्जाम्पल के साथ मैं आपको चीजें यहां पे एक्सप्लेन करने की बेटा कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां सेंट्रल मेटल एटम जो आपका है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखें, ये आपको आना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है Ar3d7 4s2। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स आयन में हम यहां कोबाल्ट का क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का पहले भी हम निकाल चुके हैं, यहां पे आप देख लो x + 6 × 0 = +3। तो +3 इसका मतलब है x = +3। यहां CONH3 पॉजिटिव में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। वैसे जनरली कोबाल्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है ना बेटा, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बनाता है। ये बात आप ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द केसेज में रेयरली कहीं होगा कि +3 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर शो करी होगी। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब है कि कोबाल्ट ने बॉन्डिंग करने से पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज किए हैं। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो CO3+ आयन का बचता है वो ये बचता है, आर्गन 3d6 4s0। अब फोर्थ जब शेल स्टार्ट हो जाती है तो यहां पे 4s0 है 4p0 है, यानी कि ना तो s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, केवल d में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो d जो आपका सब शेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। 4s आपका वैकेंट है, d में मैंने अभी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए हैं। मैं पहले यहां पे ऑर्बिटल्स बना देता हूं आपके लिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं। 3d6 तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हंट्स रूल फॉलो होगा, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी फर्स्ट ऑर्बिटल में। ठीक है, ये 3d6 हो गया। ठीक है बेटा, 3d6 4s0 4p0। अब आप देखो लिगेंड्स कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स आयन का 6 है, यानी कि 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स सेंट्रल मेटल आयन को अपने पास रखने पड़ेंगे वैकेंट। ठीक है, जिससे कि वो
जो लिगेंड्स हैं उनके 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अकोमोडेट कर सके। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से यहां पे बनाएगा, सॉरी 6 ऑर्बिटल्स वैकेंट किस तरह से बनाएगा, ये समझने वाली बात है और ये इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स। ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड वीक लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में क्या डिफरेंस है और क्यों जरूरत पड़ती है यहां पे। देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब पूरा नाम है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऐसे लिगेंड्स जो स्ट्रॉन्ग फील्ड इंड्यूस करते हैं, यानी कि वहां पे इस तरह का मतलब चार्ज, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में रहते हैं इनको वो क्या करा सकता है, पेयरिंग करा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को समझने के लिए सबसे अच्छी बात यही है जो आपको जाननी चाहिए कि यहां पे पेयरिंग करा देता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहां पे मैं पेयरिंग आपको करा के दिखाता हूं। देखो, फर्स्ट ऑर्बिटल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, दूसरे वाले में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो यहां पेयरिंग होगी और इस तरह से ये 2 ऑर्बिटल यहां पे डी सब शेल के वैकेंट हो जाते हैं। बात समझ में आई आपको? ये ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करा देता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया भाई और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ठीक है, और ये भी यहां चला गया, इस तरह से पेयरिंग हो गई। बात समझ में आ? किसी तरह से मान लो, यानी कि 2 ऑर्बिटल्स में यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए, पेयर्ड हो गए। ये कब पॉसिबल है, जब आपके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो जो अमोनिया होता है, ठीक है, Cn माइनस होता है, CO होता है, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ये पेयरिंग करा देते हैं। वीक लिगेंड्स कौन से होते हैं, जो पेयरिंग नहीं करा पाते, Cl माइनस, F माइनस, ठीक है, वाटर, ये सब क्या है, ये पेयरिंग नहीं करा पाते, वीक लिगेंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पे करते करते मैंने आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड समझा दिया। ये समझना बहुत जरूरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में केवल लिस्ट दी हुई है कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन वीक लिगेंड है, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये लिमिटेशन हो जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया यहां प्रेजेंट है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है, पेयरिंग करा देता है, पेयरिंग करा दी यहां पे। तो हमारे पास इस तरह से बेटा ये ऑर्बिटल्स वैकेंट हो जाते हैं। अब इस कंपाउंड के पास कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मैंने आपको बताया। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स ये प्रोवाइड करेगा, 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स इसके पास होने चाहिए। तो ये जो ऑर्बिटल्स, एक हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आया था ना, 2 तो डी, 1 2, एक ये 4s और 3 p वाले, देखो टोटल 6 हो गए ना। ये 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं और आने वाले लिगेंड्स के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। डीजनरेट का मतलब है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही ये है कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। अभी इन 2 की एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इन 3 की एनर्जी अलग है, लेकिन जब ये हाइब्रिडाइज होंगे तो क्या होगा, इन सब की एनर्जी सेम हो जाएगी। तो किस तरह से बना देते हैं इनको, इनको इस तरह से बनाते हैं। 3 ये हो गए अलग एनर्जी वाले, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है अब, ठीक है, ध्यान रखें आप ये बात। तो सारे कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हो जाएंगे और ये 6 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होके क्या कर लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। देखना 6 बन गए क्या, 6 बन गए भाई। ये हाइब्रिडाइज कौन से ऑर्बिटल हुए हैं, 2 तो डी के हुए हैं, ये डी था ना, और एक एस का हुआ और 3 पी के हुए। तो हाइब्रिडाइजेशन जो यहां पे हो गया, मैं यहां पे लिख दूं, हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया बेटा वो D2sp3 हो गया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक लिगेंड, हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है। देखो मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया। हाइब्रिडाइजेशन सिंपली क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है टू जनरेट डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, टू जनरेट डी जनरेट ऑर्बिटल्स। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, यहां पे ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये वाले,
ठीक है, ये क्या होगी, सबकी मिक्सिंग होगी, उन्होंने सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स यहां पे बना दिए हैं। तो अब ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं किसके पास, सेंट्रल मेटल एटम के पास। कौन है वो, ये कोबाल्ट है। ठीक है, इसके पास। अब इसमें क्या होगा, 6 अमोनिया जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिगेंड्स हैं, वो सिंगल अमोनिया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर यहां प्रोवाइड करेगा। तो यहां फिल करके दिखा दें, तो यहां पे सपोज अमोनिया के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो मैं इस तरह से दिखा देता हूं। यहां पे देखो, ये एक पेयर अमोनिया का, एक अमोनिया का, ये दूसरी अमोनिया का एक पेयर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इस तरह से बॉन्डिंग हो गई। ये इलेक्ट्रॉन्स अभी कोबाल्ट के हैं और ये 6 पेयर जो आए हैं ये सिंगल सिंगल अमोनिया से हैं, क्योंकि हमारे पास 6 अमोनिया लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात समझ में आ गई। एक छोटी सी बात और समझ लो, जो हर एक कंपाउंड के बारे में आपको ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बतानी होती है। क्या बतानी होती है, चलो हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देंगे वापस। एक तो बेटा बताना होता है आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन इस कंपाउंड में क्या रहेगी, D2sp3। अब देखो, इसने अंदर वाले जो डी ऑर्बिटल हैं, इनर डी ऑर्बिटल्स यहां पे क्या किए हैं, यूज किए हैं। ठीक है ना, इनर डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में यूज किए हैं, ये इनर डी ऑर्बिटल्स हैं। इसके आउटर वाले यहां होंगे 4p के बाद। ठीक है, अभी हमने 3d यूज किया, 4d यूज करेंगे तो आउटर। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इनर डी ऑर्बिटल्स यूज करके बॉन्डिंग करते हैं, तो इनको हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। समझ आ गई बात, हाइब्रिडाइजेशन समझ आ गई, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब यहां पे आप देखो कि कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्या। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में इस तरह की बॉन्डिंग हम देख रहे हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जो कंपाउंड होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, कब होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक इन नेचर। कब, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहां प्रेजेंट नहीं है तो कंपाउंड की मैग्नेटिक जो बिहेवियर हुआ वो कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया बेटा, डायमैग्नेटिक हो गया। ये समझ गए आप बात, 3 चीजें निकाल दी हमने। मैग्नेटिक मोमेंट, अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ n+2। यहां n क्या है, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ आ रही है मेरी बात, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब कंपाउंड डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचाना, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 0। और जब n की वैल्यू 0 हो गई तो म्यू क्या हो गया, 0 ही तो हो गया भाई, कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, अब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहां पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वहां क्या होगा, हाई स्पिन रहेगा। हाई स्पिन रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो क्या रहेगा, हाई स्पिन रहेगा। यहां तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, तो कैसा रहेगा, लो स्पिन रहेगा, हाईली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हाईली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, देखो हाइब्रिडाइजेशन देख ली, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देख लिया, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक बता दिया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। एक बात और रह जाती है, क्या रह जाती है, ज्योमेट्री, शेप कैसी है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी होगी, अब बस ध्यान रख लो, जहां पे जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है
वहां पे ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। कितनी कमाल की बात है, क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, यहां लिख देता हूं। ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रख लो, ये 4-5 डेटा हैं जो आपको बनाने हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इससे ना आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। CONH3 होल 6 पॉजिटिव से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। यहां मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, देख लो आप। ठीक है, कोई बात नहीं है, इससे कुछ आया समझ में। अगला वाला एग्जांपल लेंगे और कुछ समझ में आएगा। अगला वाला एग्जांपल जो लेंगे वहां पे देखो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा, हाई स्पिन और सॉरी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड जो हमने लिया, ये कंपाउंड हमारा हो गया COF6 3-। ठीक है जी। कोबाल्ट के पास, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर वही 3d7 और 3d7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गया इसका आर्गन 3d7 4s2। तो इसके बाद क्या चेक करना है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे भी कोबाल्ट का रहेगा +3। ठीक है जी, और +3 अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगेन वही हो जाना है पिछले वाले एग्जांपल की तरह, 3d6 4s0 4p0। 4p इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, और यहाँ पे 4d में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें आप, सॉरी इलेक्ट्रॉन फिल कर दें आप। यहां देखो आप, इलेक्ट्रॉन 6 है ना बेटा, 6 यहाँ पे फिल कर दो। कभी कभी मैं हंट्स रूल फॉलो नहीं करता, केवल तब नहीं करता जब फिल करने होते हैं इलेक्ट्रॉन, बाकी मैं फॉलो करता हूं। देखो फॉलो किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 3d आपका। ये कौन सा है भाई? 3d है। ये कौन सा है भाई? ये 4s है। ये कौन सा है भाई? ये 4p है। और ये कौन सा है भाई? ये 4d है। 4d इस बार पिछले वाले एग्जाम्पल ने लिखा, सोच रहे होगे सर पिछले वाले एग्जाम्पल में तो लिखा नहीं है। पिट्ठा जहां जरूरत होगी वो चीज लिखी जाएगी ना। पिछले वाले में 4d की जरूरत नहीं पड़ी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये मैं नहीं बना रहा हूं। ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बना रही है। ठीक है, उसके बेसिस पे बना रहे हैं हम। वहां 3d के ऑर्बिटल्स यूज हुए थे, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में 4d के ऑर्बिटल्स यूज होंगे, इसलिए इस बार हमने 4d भी ले लिया। अब बात आती है लिगेंड जो है आपका वो किस तरह का है। तो लिगेंड आपका है किस तरह का? वीक फील्ड लिगेंड है। ये जो फ्लोराइड है ये वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है भाई? अरे बोल जाओ बच्चों, ये वीक लिगेंड है। ठीक है, अब वीक लिगेंड है तो इसका मतलब क्या हुआ? नो पेयरिंग विल टेक प्लेस एट ऑल। पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग करा ही नहीं पाता ये, और नहीं करा पाता। और ऑर्बिटल्स चाहिए एक वैकेंट, कितने? 6। तो 6 चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होंगे इस बार, समझ जाओ बस ये फर्क है। CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, COF6 3 माइनस में केवल यही डिफरेंस है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने की। ये बिल्कुल थीम बता रहा हूं मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। सच में अगर ये बात समझ में आ गई ना तो ये समझ लो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ गई आपको। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग करा देता है। फ्लोराइड वीक फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग नहीं करा पाता। दैट्स इट। तो जब पेयरिंग नहीं होगी तो ये वाले ऑर्बिटल्स यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ये ऑर्बिटल्स कितने चाहिए? अब आपको सर ये 3 क्यों यूज नहीं किए? बेटा 6 चाहिए ना, जितने गेस्ट आए हैं घर में उतने ही बेड लगाओगे। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं उसी हिसाब से आपको ऑर्बिटल्स वहां पे बना के देगा वो। कौन? जो सेंट्रल मेटल एटम है। बस ये बात समझ लो आप। अब भाई गैस तो आए हैं 2, बिस्तर 2 ही लगाओगे ना। अब जब गैस 2 है तो बिस्तर 4 थोड़ा लगाओगे। तो फिर ये वाले ऑर्बिटल्स यूज क्यों करेगा आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है? इनको यूज करने की उसको अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी कर लेगा, उसके पास है, खाली पड़े हैं भैया। ठीक है, तो ये यहां पे हाइब्रिडाइजेशन अगर हो जाए
तो यहां पे 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाते हैं। बस ये बात मेरी आपको समझ में आ गई ना, तो आप समझ लो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? हाइब्रिडाइजेशन आपकी होगी sp3d2। और वहां कौन सी हुई थी? d2sp3। इनर ऑर्बिटल यूज किए थे, यहां आउटर डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है। समझ क्यों नहीं आ रही बात? आगे बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्लियर है। अब क्या करें हम? अब फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। एक फ्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पेयर डोनेट करेगा। एक फ्लोराइड, दूसरा फ्लोराइड, तीसरा फ्लोराइड, फोर्थ फ्लोराइड, फिफ्थ फ्लोराइड, सिक्स फ्लोराइड, ये 6 एफ आयन, एफ माइनस। ये कितनी बढ़िया बात बता दी, बहुत सुंदर बात बता दी मैंने आपको। तो हाइब्रिडाइजेशन बता दिया sp3d2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मजा नहीं आ जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? कमेंट में लिख के जाना सर मजा नहीं आया, ठीक है। और अगर मजा आ जाएगा, समझ में आ जाए, तो लिख के जाना सर समझ में आ गया, सच में समझ में आ गया। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना भाई ये। और क्या चाहिए हमें? मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, म्यू चाहिए भाई, स्क्वायर रूट ऑफ n+2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सर, इस बार तो दिख रहे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हैं। तो म्यू निकालना है। म्यू निकालोगे तो n+2 का स्क्वायर रूट निकाल दो। क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 4, 4 + 2। आप सॉल्व कर लेना, 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा ना 4 पॉइंट समथिंग आएगा। सर ऐसे कैसे निकाल दिया? ट्रिक बता दूं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना वही आंसर होगा पॉइंट समथिंग। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मोमेंट होगा। कितने का ही निकाल के देख लेना, चैलेंज कर देना। और कि नहीं आता सर ऐसे, आप निकाल के देखना। जो एनसीईआरटी की आपकी बुक है उसमें टेबल बनी हुई है, उसमें देख लो आप, है ना। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 6 है तो 6 पॉइंट समथिंग, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट आपका निकल गया। अब क्या चाहिए आपको? पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक? भाई जब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हो तो कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो आप? डायमैग्नेटिक कैसे हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक होगा कंपाउंड आपका। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा भाई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है। और क्या चाहिए सर? एक ये और बता दो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो होते थे जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्पिन हाई होगी ना यार, बोलते क्यों नहीं हो? तो ये बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नोट करते जाना एक एक बात, इतनी बढ़िया बढ़िया बात बता देता हूं कभी कभी मैं। ठीक है, इतनी बढ़िया बढ़िया बात बता दो, काम आएंगी आपको। जब तक बोर्ड का एग्जाम दोगे आगे भी काम आ जाएंगी अगर यूज करोगे तो, है कि नहीं? इसके बाद ज्योमेट्री। मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ज्योमेट्री तो आंख बंद करके ऑक्टाहेड्रल लिख देना। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्क्लूजन निकाल लो। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो या हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होने वाली है। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल के हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए दोस्त, हो गए, दोनों हो गए। ऑक्टाहेड्रल के दोनों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सारी चीजें बता दी, सारी डिटेल बता दी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही एक्सप्लेन करने के काम आती है। चलो आगे बढ़ जाएं। यहां देख लो पीछे, ये देखो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 था, यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2 है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल आउटर वाले यूज किए हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि d ऑर्बिटल्स इनर वाले यूज किए हैं। मजा आ गया होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट 0 क्यों है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट कुछ क्यों आया? क्योंकि सर
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो आएगा, ये बात ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए अब। तो ये कंपैरिजन कर लेना, आप दोनों में कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप, इसके बाद हम बात करते हैं उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, उन कॉम्प्लेक्स आयन की जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है ना, वो या तो बेटा DsP2 होगी या sp3 होगी, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो दोबारा शुरू करें, ठीक है शुरू कर दो सर। तो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड है ये हो गया NiCN4 2-, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स आयन। अब निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर 28, और जब 28 होता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 3d8 4s2। आगे का जब जरूरत होगी तब लिखेंगे भाई, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे निकाल के बता दूं, वैसे +2 आएगा, देख लो x + 4 × -1 = -2, x इक्वल्स कितना आ गया, +2 आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर सर अभी तो बताया आपने +2 आ गया, +2 मान लो, ठीक है। मान लो क्या आया ये भाई, Ni2+, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Ni2+ का 3d8 4s0 4p0, है कि नहीं ऐसे ही? ठीक है, इसके बाद 3d8, d में 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, d8, d8 का मतलब हो गया ये, और यहां आ गया 4s, और यहां आ गया आपका 4p। आया मजा के नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सी बात है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत मजा आता पढ़ने में, आप भी इंटरेस्ट लो थोड़ा सा। अब यहाँ पे Cn- लिगेंड है, Cn- कैसा लिगेंड बताया भाई, कैसा लिगेंड बताया, बताओ बताओ फटाफट लिख दो नीचे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? पेयरिंग करा देता है सर, आप तो बता रहे थे पेयरिंग करा देता है भाई, गलत थोड़ा ना बताऊंगा, सही बताया बिल्कुल, पेयरिंग करा दो फिर, ये पेयरिंग होगी सर, और यहां पे पेयरिंग होके ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये वैकेंट हो गया, ठीक है। और ये आपका 4p लिख दो यहाँ पे, 3d4s4p। अब लिगेंड्स कितने हैं सर? लिगेंड्स 4 हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, एक ये और 2 ये, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया बेटा? DsP2 हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आएंगे। तो ये ऑर्बिटल्स अगर हाइब्रिड हो जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे Cn- के? अरे लिख दो भैया, फटाफट लिख दो। दोबारा बनाना पड़ेगा भाई। DsP2, तो DsP2 का मतलब ये, ठीक है। तो DsP2 में ज्योमेट्री कैसी होती है? लिखते जाओ, नोट करते जाओ साथ के साथ। सर DsP2 में तो ज्योमेट्री जो हमने पढ़ी है वो स्क्वायर प्लेनर होती है, बिल्कुल बेटा सही पढ़ा आपने, स्क्वायर प्लेनर ही होती है। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी, DsP2 बेटा आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। और क्या चाहिए आपको? ज्योमेट्री आपकी होगी, मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं कोई भी, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेटा इसको क्या लिख दो? डायमैग्नेटिक लिख दो, डायमैग्नेटिक लिख दो। और क्या लिखोगे? बस यही डाटा आ गया, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका अगर निकालोगे तो भैया डायमैग्नेटिक का तो 0 आता है, ये 0 आ गया, ठीक है। NiCN4 2-, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ स्क्वायर प्लेनर, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए, एक एग्जांपल और ले लो आप।
एक एग्जाम्पल और ले लो, इसलिए ले लो क्योंकि आपने क्या नहीं पढ़ा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं पढ़ा। ये क्या लिख रहा हूं मैं, NiCl4 2-। ठीक है, ये हो गया। व्हाइट पेन से जो मजा आता ना लिखने में, वो किसी से नहीं आता। ठीक है बेटा, देखो सुनो, निकिल 28, पढ़ने की बात भी करते रहो साथ साथ, आर्गन, और ये आ गया आपका 3d8, और ये आ गया आपका 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन लिख दें, लग रहा ज्यादा पढ़ा लिया भाई। 3d8, ये बेटा 3d8 हो गया, ये बेटा 4s हो गया, और यहां बेटा 4p भी लिख दो। ठीक है, अब Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड, फटाफट कर लो, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग विल टेक प्लेस, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग नहीं होगी भाई। वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती नहीं, क्या होगा फिर, ये जो 4 ऑर्बिटल हैं ये हाइब्रिडाइज होंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया सर, चलो बहुत बढ़िया बात है। फिर ज्योमेट्री कौन सी होगी, ज्योमेट्री तो सर sp3 में टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, पैरामैग्नेटिक के डायमैग्नेटिक, सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, आप कंफ्यूज मत करो, पैरामैग्नेटिक ही होगा, और पैरामैग्नेटिक होगा तो म्यू निकाल देंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा, n+2 बोर मैग्नेटॉन यूनिट होती है इसकी, पता है आपको, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर ये रे, तो 2 + 2, मैंने फिर बताया आपको 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। बस यही चीजें होती हैं जो हमने यहाँ पे पढ़नी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने से पहले बस मुझे ये बता दो कि आपको ये 4 एग्जाम्पल से, बहुत बढ़िया बढ़िया से एग्जाम्पल हैं, और बढ़िया बढ़िया से एग्जाम्पल हैं, और एक्सप्लेनेशन इस तरह का है, आई होप सो कि ये ना आपको समझ आ गया होगा। बेटा आ जाएगा, नहीं आए एक बार और देख लो, जरूर आएगा आपको समझ में। और जब ये समझ में आ जाए तो उसके बाद आप क्या करो, लिमिटेशंस पढ़ लो।